नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस क्लास से पहले हिस्ट्री की इस क्लास से पहले हमने मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा था, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा था और उसमें अलग-अलग वंश के बारे में पढ़ा था, जो ब्राह्मण वंश थे। जैसे कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। हमने अलग-अलग व्यवस्थाएँ पढ़ी थी, मतलब वंशों के बारे में पढ़ा था। हमने सातवाहन वंश तक अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम सातवाहन से आगे यानी कि सातवाहनों के समय में हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सातवाहन वंश में अलग-अलग राजा हुए थे, 17 महान राजा हुए थे। उन सब के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम सातवाहनों के समय हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्राह्मणवादी थे, भगवान हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे। ब्राह्मण थे तो ऑब्वियस सी बात है वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, पर एक बात है, वो कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे। कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, वेदों को महत्व दिया करते थे, वैष्णव और शैव मत की प्रधानता थी। क्षत्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। मैं ये सातवाहन वंश की बात कर रही हूँ। मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जो राजा थे वो अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये अलग-अलग नाम हैं। क्षत्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही और सत्ता कैसी थी, भले ही मातृसत्तात्मक प्रतीत होती है, लेकिन जो शासन है वो राजतंत्रात्मक था, पुरुष प्रधान था और देवीय सिद्धांत पर आधारित था। देवीय सिद्धांत यानी वो खुद को भगवान का एक रूप मानते थे और कहते थे कि मुझे यहाँ भगवान ने भेजा है इस पूरी प्रजा का शासन चलाने के लिए, मुझ में देवीय शक्तियाँ हैं, तो वो इस देवीय सिद्धांत की पालना करते थे। तो सबसे पहले देखिए, सातवाहन युगीन प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? सातवाहनों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे पहला पॉइंट है राजतंत्रात्मक, मतलब राजा होता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता, फिर उसका पुत्र राजा बनता, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसमें भी देवीय सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था थी। देवीय सिद्धांत जैसे खुद को भगवान का रूप मानते थे, खुद को देवीय मानते थे, खुद में देवीय शक्तियाँ समाहित हुई हैं, ऐसा उनका विश्वास था। जैसे हमने पढ़ा था सातवाहन वंश में, सबसे पहले था सिमुक, कृष्ण कान्हा या सातकर्णी प्रथम। उसने अपने नाम कृष्ण भी रखा, उसको कान्हा भी कहा जाता था। इसी देवीय सिद्धांत के अनुसार वो खुद को मानता था कि मेरे अंदर देवीय शक्तियाँ हैं, देवीय सिद्धांत मेरे अंदर कायम हैं, जिनके माध्यम से मैं शासन चलाता हूँ, यानी कि भगवान ने मुझे शासन चलाने के लिए ही बनाया है। तो ये पहली व्यवस्था थी। पहला प्रशासन कैसे चलाया जाता था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर चलाया जाता था और ऐसा माना जाता था कि उस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देवीय सिद्धांत काम करते हैं। उसके बाद देखिए, कर मुक्त भूमि दान करने का क्या था? प्रावधान था। ब्राह्मण थे कट्टर ब्राह्मण। वैसे तो ये ब्राह्मण कट्टर ब्राह्मण थे, वेदों को महत्व दिया करते थे, लेकिन जैसा कि हमने वैदिक काल में भी पढ़ा था कि ब्राह्मणों में दान देने की व्यवस्था थी, मतलब वो ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता था और ये ऐसे थे, ये स्वयं ये राजा महाराजा ऐसे थे, ये जीववाद में विश्वास रखते थे, हर जीव पर दया करते थे और क्या कार्य करते थे, ये कर मुक्त भूमि दान में देने का कार्य करते थे। मतलब ऐसी भूमि दान दे दी जिससे जिससे वो टैक्स नहीं लेंगे, यानी कि कर मुक्त भूमि दान दे दी। और किसको दी? इम्पोर्टेंट बात ये है, ये बौद्धों को कर मुक्त भूमि दान दिया करते थे। किसको? बौद्धों को कर मुक्त भूमि दान देने का इन्होंने प्रावधान किया। सामंत व्यवस्था सबसे पहले इसी काल में हमको देखने को मिली, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद सामंत व्यवस्था आई और बाद में चलते चलते सामंत व्यवस्था को तो आप समझते होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, कृषि का अक्षेत्र है, उस एक अक्षेत्र का मतलब गांव मान लीजिए, कर इकट्ठा करके एक व्यक्ति राजा तक पहुंचाएगा, वो सामंत कहलाता था। सामंत व्यवस्था प्रचलित थी। पहले राजा होता था, सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद महाभोज होता था और फिर सेनापति होता था। सेनापति वगैरह कर इकट्ठा करने में जो इस महाभोज की क्या करते थे? हेल्प किया करते थे, हेल्प करते थे, सहायता करते थे और उसको कर कर इकट्ठा करके और पूरा सबको अपने हेड यानी कि राजा को दिया करते थे।
तो सामंत व्यवस्था सबसे पहले मौर्यों के उत्तर मतलब बाद में मौर्योत्तर काल में देखने को मिली थी। क्षत्रियों की स्थिति मैंने अभी आपको बताया था कि क्षत्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। राजा भी अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम पहले लगाया करता था, और जो सातकर्णी है, सातकर्णी प्रथम, उसकी पत्नी का नाम नागनिका, उसने नाना घाट अभिलेख खुदवाया था, अपनी पत्नी के नाम के सिक्के भी चलाए थे, ऐसे अलग अलग मुद्राएं मतलब चलाई थी। तो ऐसे अलग अलग व्यवस्था थी, स्त्रियों को भी काफी महत्व दिया जाता था। तो चलो हम नोट से पढ़ते हैं। देखिए, सातवाहन युगीन प्रशासनिक व्यवस्था। सातवाहन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। कैसे थी वो मैंने आपको बता दिया। दिव्य सिद्धांत में विश्वास करती थी। सातवाहन शासकों में सर्वप्रथम कर मुक्त भूमि दान देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, और कर मुक्त भूमि किसको दान दी जाती थी? बौद्धों को कर मुक्त भूमि दान देने का प्रावधान था। उसके बाद देखिए, स्थानीय प्रशासन सामंतों द्वारा चलाया जाता था। पहले राजा होता था, फिर महाभोज होता था, और फिर सेनापति होता था। इस काल की रानियों के प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जैसे प्रथम है नागनिका, सातकर्णी प्रथम की पत्नी, और द्वितीय थी गौतमी बलश्री, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। उसके बाद सामाजिक दिशा कैसी थी? सामाजिक दिशा कैसी थी? सामाजिक दिशा थी वर्णाश्रम, यानी कि स्वयं जो ब्राह्मण है वो अपने आप को उच्च मानते थे, वर्णाश्रम पर आधारित थी, और क्षत्रियों की स्थिति अच्छी थी, मातृसत्तात्मक थी, वर्ण संकरता रोकने का प्रयास था। और जो यवन थे उस समय आक्रमण क्या करते थे, उनका भारतीयकरण भी इसी समय किया गया था। उनका भारतीयकरण करने का भी प्रावधान था। सामाजिक व्यवस्था, हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा, उसकी सामाजिक व्यवस्था देखी थी। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, वहाँ का पूरा तंत्र हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने मौर्यन पीरियड पढ़ा, उसके बाद हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हैं। उसके पहले भी हमने 1-2 क्लासेस रिकॉर्ड की हैं। तो हमने यह देखा है कि शासन कैसे चलाया जाता है, उसमें समाज कैसा है, स्त्रियां कैसी हैं, पुरुषों का कैसा स्थान है, शासन चलाया कैसे जाता है। तो इसी तरह उत्तर मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद के समय का जो शासन था, उसमें समाज की दशा कैसी थी वो हम पढ़ रहे हैं। तो समाज की दशा कैसी थी? मात्र सत्तात्मक समाज प्रतीत होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जैसे वैदिक काल से ही वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। 4 वर्णों में विभाजन हो गया था, इन चारों के अलग अलग कार्य थे, हम पढ़ चुके हैं। तो शासन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था? वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। शासन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। 1 मिनट। शासन वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था, अलग अलग वर्णों का काम था। शिल्पकार अलग काम किया करते थे, ब्राह्मण अपना वेदों का काम किया करते थे, क्षत्रिय अपना व्यापार वगैरह किया करते। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था इस काल में भी मौजूद थी, मात्र सत्तात्मक थी। वर्ण संकरता रोकने का प्रयास था, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज होती है इस टाइम पर, वो उस टाइप की नहीं होती थी। वो इन्होंने ब्राह्मणों को मतलब कहा कि समाज में ऐसे अव्यवस्था नहीं फैलेगी, तो वर्ण संकरता को रोकने का उन्होंने प्रयास किया था, वर्ण संकरता रोकने का प्रयास किया था। और जब हम पढ़ रहे थे सातवाहनों के राजाओं के बारे में, तो हमने देखा था कि रुद्रदमन आक्रमण कर रहा है, और अलग अलग यवन राजा हैं वो आक्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने आक्रमण किया, और भारतीयों ने क्या किया, इन ब्राह्मण राजाओं ने क्या किया, उनका ही भारतीयकरण कर दिया, यानी कि उनको ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया, अपने हिंदू सनातन धर्म में परिवर्तित कर दिया, और उनका ही भारतीयकरण करने का प्रयास किया। तो इस समय सामाजिक व्यवस्था थी यवनों का भारतीयकरण, मातृसत्तात्मक, वर्ण संकरता पर रोक, और समाज कैसा था? समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। समाज की व्यवस्था कैसी थी? वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। उसके बाद देखिए धर्म का कैसा स्थान था? सातवाहनों में वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑब्वियस सी बात है, ब्राह्मण है तो वो वैदिक धर्म को ही संरक्षण देंगे, तो वैदिक धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। सातवाहनों के काल में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रसार हुआ।
शैव मत और वैष्णव मत का प्रसार हुआ, ये मैं बता चुकी हूँ। नागार्जुन कोंडा और अमरावती इस काल में बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। नागार्जुन कोंडा याद रखिए, अमरावती और नागार्जुन कोंडा इस काल के क्या थे, इस काल के प्रमुख क्या हुआ करते थे, इस काल के प्रमुख धर्म के केंद्र हुआ करते थे, इस काल के धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। ये माइक बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद देखिए सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। जो दक्षिण में गुफाएं थी ना, सभी गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और ऐसा माना जाता है कि स्मृति काल में देवताओं के प्रतिनिधि इस काल में स्वयं को देवताओं की तुल्य मानते थे। जो राजा थे ना, वो स्वयं को देव तुल्य, मैंने देवीय सिद्धांत आपको बताया था, तो स्वयं को देवताओं के तुल्य मानते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकृष्ण का क्या कहा है, वंशज कहा है। ये थी उनकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी, वैदिक धर्म को महत्व दिया जाता था, मैंने अभी आपको बताया। बौद्ध और सनातन धर्म पर ज्यादा बल दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कट्टर ब्राह्मण थे तो सिर्फ अपने सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार करते थे, नहीं, बौद्धों को भी संरक्षण प्रदान करते थे, बौद्धों को भूमि दान देने का प्रावधान था। उसके बाद है देखिए नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के क्या थे, प्रमुख केंद्र हुआ करते थे इस काल में। और दक्कन में जो गुफाएं थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और राजा स्वयं को देवतुल्य मानता था। राजा स्वयं को क्या मानता था, स्वयं को देवतुल्य मानता था। ये उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में था। बौद्ध धर्म की गुफाएं, धार्मिक स्थिति कैसी थी, वैदिक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था, वेदों का प्रचार प्रसार किया जाता था, साथ ही बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया जाता था, उनको भूमि दान दी जाती थी, और साथ ही साथ सनातन धर्म का प्रसार प्रसार किया जाता था। और जो नागार्जुन कोंडा और अमरावती है वो इस काल की क्या है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा इस काल के प्रमुख बौद्ध धर्म के केंद्र हैं। और जो राजा हुआ करते थे वो स्वयं को देवतुल्य मानते थे। ये इनकी धार्मिक स्थिति थी। अब देखिए आर्थिक स्थिति कैसी थी, जब सामाजिक दिशा अच्छी है, धार्मिक दिशा भी काफी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब उचित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी होगी। तो इनकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। मिलिंद पन्हो, ये एक अभिलेख है, इसमें 75 व्यवसाय और महावस्तु 36 प्रकार के शिल्पों का व्यवसाय करते थे। 75 वस्तुओं का मिलिंद पन्हो के अनुसार आर्थिक स्थिति में एक मिलिंद पन्हो इनका अभिलेख है, उससे पता चलता है कि 75 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार क्या करते थे। 75 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे मिलिंद पन्हो के अनुसार। किसके अनुसार, मिलिंद पन्हो के अनुसार। इनका व्यापार रोम, मिस्र, चीन, पूर्वी द्वीप समूह से होता था। रोम से, मिस्र से, चीन से और पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों से भी, पूर्वी द्वीपों से भी होता था। पश्चिमी व्यापार को भी इंगित करते हैं रोमन के सिक्के। तो एक देखिए श्रेणी होती थी, श्रेणी
जिससे व्यापार करने के लिए ना एक श्रेणी बना दी जाती थी। और इस श्रेणी के नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। जो नियम होते थे उनको क्या कहते थे? नियमों को श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणी धर्म कहा जाता था नियमों को। और साथ ही साथ जो कार्यालय होता था श्रेणी का, उसको निगम सभा कहा जाता था। निगम सभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम सभा कहा जाता था। और जो श्रेणी का प्रधान होता था उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेष्ठिन याद रखिए। मतलब व्यापार करने के लिए, व्यापार सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपनी सभाएं बनाते थे। मतलब अपना एक ग्रुप बना लिया, पूरा एक केंद्र बना लिया, तो उसको सभा कहा जाता था, उसको श्रेणी कहा जाता था। और उस श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था। उस श्रेणी के जो भी नियम, सिद्धांत, कानून होते थे जिनके अंतर्गत, जिनको ध्यान में रखकर व्यापार किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? श्रेणी धर्म कहा जाता था। और जो कार्यालय होता था उसको क्या कहते थे? जो कार्यालय होता था उसको निगम सभा कहा जाता था। और जो भड़ोच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट। माइक सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो हम पढ़ रहे थे उनकी आर्थिक स्थिति। किसकी? सातवाहनों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। सातवाहनों की धार्मिक स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनका जो सामाजिक दशा थी, समाज में उनका जो स्थान था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उनकी आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं। सातवाहनों की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। ऐसा पता चल रहा है कि जो एक मिलिंद पनो अभिलेख था, उससे कितने 75 प्रकार के वो व्यापार करते थे। और उनका व्यापार पश्चिम में रोम तक और पूर्व में रोम, मिस्र, ईरान, कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। तो इनका मतलब काफी अच्छा व्यापार था। और सबसे अच्छी व्यवस्था थी कि संतुलित व्यापार था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम आयात ही कर रहे हैं, हम निर्यात भी करते थे और साथ में आयात भी किया करते थे। जो कौन सी वस्तुएं आयात और निर्यात करते थे वो हम नेक्स्ट टाइम, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे। और अपना व्यापार चलाने के लिए वो श्रेणी बनाते थे, ग्रुप्स। जैसे अभी हम बना लेते हैं, अपना पूरा एक बिजनेस का ग्रुप बन गया, ऑफिस बन गया, और वहां से अपने नियम कानून जो भी होता था, अपनी व्यवस्था चलाते थे। तो उस समय श्रेणी बनती थी। श्रेणी के नियम कानून क्या कहलाते थे? श्रेणी धर्म कहलाते थे। श्रेष्ठ इन प्रधान को कहा जाता था। निगम सभा उसका ऑफिस यानी कि कार्यालय हुआ करता था। ये व्यापार के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? व्यापार के लिए किया जाता था। और जो भड़ोच है, ये एक प्रमुख बंदरगाह थी। भड़ोच इम्पोर्टेंट है। भड़ोच क्या थी? ये एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करती थी। व्यापार का केंद्र और बंदरगाह हुआ करती थी। सातवाहन स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में करते थे। क्या करते थे? स्वर्ण के रूप में करते थे। और ये किस किस के सिक्के चलाते थे? मुख्यतः चांदी के, तांबे के, शीशे के, टीन के, शीशे के सिक्के भी चलाते थे। और ये इनकी प्रमुख बंदरगाहें कौन सी हैं? एक है पश्चिमी तट पे है भड़ोच। ये भड़ोच कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे है भड़ोच। इसको बेरी गाजा भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? बेरी गाजा भी इसका अन्य नाम है। सोपारा और कल्याणी पश्चिम की और बंदरगाहें हैं। सोपारा और कल्याणी क्या है? ये पश्चिम की और बंदरगाहें हैं। इसके साथ पूर्वी की है कोदूर, अलसिंगे और कंटक कौशिल। कंटक कौशिल और कोदूर और अलसिंगे भी क्या है? ये बंदरगाहें हैं। व्यापार के लिए क्या करते थे? ये आयात और निर्यात का काम करते थे। मैंने अभी बताया, न सिर्फ निर्यात करते थे, नहीं आयात। व्यापार संतुलित होता था। और रोम, मिस्र, चीन, पूर्वी द्वीप समूह और पश्चिमी व्यापार तक होता था। इसमें क्या है? देखिए, आयात और निर्यात। आयात क्या करते थे? ये आयात करते थे रोमन शराब। रोमन शराब को ये आयात करते थे। रेशमी वस्त्र ये निर्यात करते थे। और तांबे के सिक्के बनाते थे ना, रागा, सीसा भी इनको आयात करना पड़ता था। और जो औषधियां थी वो भी ये आयात करते थे। निर्यात क्या करते थे? चीनी, लौंग, इलायची,
मोती और मणिक। मलमल एक बहुत अच्छा वस्त्र होता था, मतलब कपड़ा, वो मलमल। देखिए क्या आयात करते थे ये, रोमन शराब आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे, सीसा भी, रागा भी और औषधियों को भी ये बाहर से मंगवाते थे। साथ ही रेशमी वस्त्र का व्यापार होता था। चीनी, लौंग, इलायची, मलमल और मोती और मणिक ये क्या करते थे, दूसरे देशों में भेजते थे, जैसे चीन में, चीन में, पूर्वी द्वीप समूहों में, मिस्र में, रोम में। अब पहली से 8वीं सदी तक भारत का व्यापार था वो संतुलित था। पहली से 8वीं सदी तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा व्यापार कैसा था, हमारा व्यापार संतुलित व्यापार था। हमारा व्यापार कैसा था, हमारा व्यापार संतुलित व्यापार हुआ करता था, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भाषा, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मी थी। भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी, उस समय से तो प्राकृत ही चली आ रही थी, प्राकृत भाषा थी, लिपि ब्रह्मी थी। और सातवाहनों में हमने हाल के बारे में पढ़ा था, उसकी गाथा सप्तशती पुस्तक थी, उसकी पत्नी थी जो मल्यावती, वो श्रीलंका की थी, वो भी संस्कृत की विदुषी थी, और वो अपने राज्य में क्या करता था, अपने राज्य में जो भी विद्वान हुआ करते थे उनको अपनी सभा में क्या देता था, स्थान देता था। और जैसे इसके दरबार में थे गुणाढ्य, जिसकी थी वृत्त कथा पुस्तक, और सबवर्मन का संस्कृत व्याकरण था। वृत्त कथा के अनुसार हाल की रानी मल्यावती संस्कृत की विदुषी थी। कला और स्थापत्य कैसा था, सातवाहनों के काल में चट्टानों को काटकर उन पर चैत्य और विहारों का निर्माण कराया जाता था। कार्ले का चैत्य इस समय का सबसे महत्वपूर्ण है, हम जब शुरू में पढ़ रहे थे इसके उदाहरणों में, इनके पुरातात्विक स्रोतों में, तो कार्ले का चैत्य हमने पढ़ा था, ये इसके अवशेष थे, कार्ले का चैत्य। लगभग 200 ईस्वी पूर्व संगमरमर से बनाया गया अमरावती का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। 1797 में मैकेंजी द्वारा खोजे गए इस स्तूप के अवशेष कलकत्ता, मद्रास और लंदन के संग्रहालयों में हैं। इक्ष्वाकु वंश के शासकों की राजधानी नागार्जुन कोंड से एक जो नागार्जुन कोंड था, मैंने पढ़ा था, ये प्रमुख केंद्र था अमरावती, और नागार्जुन कोंड बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। तो जो अमरावती था ये 1797 में मैकेंजी द्वारा खोजा गया था, अमरावती। चित्ते प्राय 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक तो चट्टान को काटकर, और दूसरा खुले स्थानों पर ईंट और पत्थर से, जैसे ये चट्टान है एक, इसको काटकर यहाँ पर चित्ते बनाए जाते थे, या कुछ चित्ते ऐसे खुले मैदानों में भी बना दिए जाते थे। भाजा, पीतल खोरा, अजंता, बेदिशा, नासिक, जुनार, कार्ले, कन्हेरी आदि प्रमुख चैत्य हुआ करते थे। ये हमने पढ़ लिया पूरा सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की हमने आर्थिक स्थिति देख ली, उनकी धार्मिक स्थिति देख ली, उनका भाषाई विकास, प्रकृति और ब्रह्मी लिपि, ये इसके बारे में पढ़ा। स्थापत्य कला काफी अच्छी थी, चैत्य और विहार बनाए गए थे। साथ ही साथ व्यापार देख लिया, आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो सातवाहन वंश है, आज इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो कुछ प्रमुख वंश रह गए हैं, सिर्फ 2 ही बचे हैं, शक, पहलव, चेदी और इंडो ग्रीक शासक। कुषाण वंश भी बचा हुआ है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।